Hello दोस्तों, welcome to Test with Law. We all made a test with us sometime in life. That's why we're here. दोस्तों आज एक one of the most important and most used and abused legislation पढ़ते हैं, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which is famously known as Domestic Violence Act. इसको जल्दी से खत्म करते हैं. Let's try to make sure हम इसको 15 मिनट में रैप अप करते हैं. मैं दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा, एक जो आप एग्जाम्स में आते हैं, दूसरे जो आपको प्रैक्टिस के लिए जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट. इसमें टोटल 37 सेक्शंस हैं. फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी, जिसमें शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन है. सेकंड चैप्टर इज डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 3. नाउ थर्ड चैप्टर इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा. चैप्टर 4 जो सेक्शन 12 से शुरू होता है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम मैजिस्ट्रेट. ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ. इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट है 18 से 22 तो रहेंगे ही. 28 तक जाता है ये. 29 अपील है. एंड देन चैप्टर 5 इज मिसलेनियस. 37 इज द लास्ट सेक्शन. अब इसके साथ शुरू करते हैं दोस्तों. पहली बात, इसका ये होता है लॉन्ग टाइटल, जो एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव ब्ला ब्ला ब्ला. आप कंफ्यूज होंगे प्रीएम्बल यही है क्या. तो पहले के जो ऑल एक्ट्स डू नॉट हैव अ प्रीएम्बल. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो एन एक्ट, उसमें प्रीएम्बल है, जबकि बाकी सब में नहीं होता है. ये लॉन्ग टाइटल है. शॉर्ट टाइटल ये है, दिस एक्ट में कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. होल ऑफ इंडिया. अब वो जो 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसने हटा दिया. उसके बाद ऑन विच डेट इट केम इनटू फोर्स, तो ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं. इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 अक्टूबर 2006. ठीक है. डेफिनेशन, एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ ह्यूमन हो सकती है, इट्स नॉट जेंडर न्यूट्रल. ठीक है. जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, हु इज और हैज बीन. डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और क्या है हम आगे देखेंगे. विद द रिस्पोंडेंट. अब इंपॉर्टेंट रिस्पोंडेंट कौन होगा ये देखेंगे बाद में. अलेजेस टू हैव बीन सब्जेक्ट टू डीबी. ठीक है. चाइल्ड 18 साल से कम. इसमें अडॉप्टेड फोस्टर चाइल्ड भी आएगा. कॉम्पनसेशन ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर हम देखेंगे. डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, इट्स लाइक एफआईआर. सर्विस प्रोवाइडर बना सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर बना सकता है. अब नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज डोमेस्टिक रिलेशनशिप. क्या है ये. अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस. ठीक है. तो विमेन कायदे से इट्स नॉट बार्ड कि सिर्फ मेल और फीमेल भी होगा. ठीक है. who live or have at any point of time live together in a shared household. अब shared household क्या होगा आगे देखते हैं. By nature of consanguinity, जो कि blood relation, marriage, और through a relationship in the nature of marriage, live in वगैरह. ठीक है. और they have family members living together as joint family. डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है सेक्शन 3 में डाउरी, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, इसका मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट एक्ट इन इटसेल्फ. मैजिस्ट्रेट क्या होगा, या तो जीएम फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. ठीक है. एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन, इसका जुरिस्डिक्शन किस किस चीजों पे होगा. जहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन टेम्परेरी और परमानेंटली डिसाइड करता है, या रिस्पोंडेंट डिसाइड करता है, या वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ. ठीक है. मेडिकल फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमिन करेगा. मॉनिटरी रिलीफ हम देखेंगे सेक्शन 20 में कि कौन मॉनिटरी रिलीफ के कैसे ऑर्डर्स आते हैं. तो या तो एक्सपेंसेस इनकर्ड और लॉसेस हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक. ठीक है. नोटिफिकेशन, प्रिस्क्राइब, ये सब छोड़ो. प्रोटेक्शन ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. क्योंकि और ये सेक्शन 8 में हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर आपको मिलेगा सेक्शन 18 में, रेसिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 में, रिस्पोंडेंट. अब रिस्पोंडेंट के डेफिनेशन में लिखा गया था अडल्ट मेल. लेकिन ये जो केस है हिराल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम 2016 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इतना रेस्ट्रिक्ट करना है डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे हमने बोला जनरली लिटरल इंटरप्रिटेशन होगा, बट इफ लिटरल इंटरप्रिटेशन लीड्स टू absurdity with the rationale of the act, तो उसको पर्पजिव करना पड़ेगा. तो इन्होंने बोला कि क्या कोई फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकती, क्या कोई 17 साल का बच्चा नहीं कर सकता है, क्या असिस्ट भी, एड भी नहीं कर सकता है क्या. इसलिए अडल्ट मेल को स्ट्रक आउट कर दिया गया, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक, इसलिए यहाँ पे रहेगा. ठीक है. who is or has been in domestic relationship with the aggrieved person. ठीक है. and against whom the aggrieved person relief claim करता है. ये हो गया. Provided that a aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against the relative of the husband. तो चूंकि adult male हट गया है तो अब इस प्रोविजन का मतलब ही नहीं.
अगर ये अडल्ट मेल रहता तब इस प्रोविजन का मतलब होता, लेकिन अब तो इन्हीं पे कर सकती है। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 में शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब देखते हैं यहाँ पर। हाउस होल्ड जहाँ पे एट एनी स्टेज डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे, आइदर सिंगली और अलॉन्ग विद द रिलेटिव्स, इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड जहाँ पे आइदर विच इज ओन्ड या टेनेंटेड, टेनेंट अगर रेंट रह रहे हैं साथ में तो भी शेयर्ड हाउस होल्ड होगा, आइदर जॉइंटली और by the, either jointly by the aggrieved person with the respondent or owned by the respondent or tenanted by either of them, या तो किसी से भी owned या tenant किया हो। ठीक है। in respect of either the aggrieved person with the respondent or both jointly और singly कोई right हो उस पर, जैसे मान लीजिए मैं अपनी वाइफ के साथ एक घर लिया है तो दोनों का राइट टाइटल इंटरेस्ट, लेट्स से मैं अपने पिताजी के घर में रह रहा हूँ तो वी हैव एन आई हैव एन इंटरेस्ट, तो उसमें भी अगर मेरी वाइफ है तो वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड उसको कहलाएगा। ठीक है। और हाउस होल्ड विच में बिलोंग टू द जॉइंट फैमिली, अब जैसे ये कह, यही एग्जांपल है जॉइंट फैमिली वाला भी, ऑफ विच द रिस्पोंडेंट इज अ पार्ट, इज अ मेंबर। ठीक है। वेदर द रिस्पोंडेंट और द अग्रीड पर्सन, चाहे हमें कोई राइट टाइटल कुछ हो भी ना, लेकिन फिर भी रिस्पोंडेंट इज अ मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली का मेंबर होना चाहिए। मैं कैसे हो सकता है, तो सबको इस जॉइंट फैमिली में मैं 5th जनरेशन में फॉल करता हूँ और बाकी 4 जनरेशन जिंदा है, तो मेरी कोई राइट ही नहीं है क्योंकि को पर्सनली भी नहीं होल्ड करता हूँ, लेकिन फिर भी दैट विल बी कॉल्ड अ शेयर्ड हाउस होल्ड। शेल्टर होम गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ओमिशन, अब सेक्शन 3 शुरू है, ओमिशन या कमीशन। ठीक है। कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट विल हार्म और इंज्योर या इंडेंजर लाइफ, लिम्ब, हेल्थ, सेफ्टी, हरास करता है, हार्म करता है, इंज्योर करता है, थ्रेटन करता है अग्रीड पर्सन क्या एनी अदर पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है, और वेदर साइकोलॉजिकल फिजिकल कोई भी हार्म करते हैं। अब फिजिकल अब्यूज क्या इसमें इंक्लूड होगा, वो जो थ्रेट होगा लाइफ के लिए, समझ में आ रहा है। सेक्सुअल अब्यूज वायलेट्स डिग्निटी ऑफ वुमन। ठीक है। वर्बल या इमोशनल अब्यूज, इंसल्ट, रिडिक्यूल, ताने मारना, ये सब चीजें। लेकिन स्पेशली विथ रिगार्ड टू कि बांझ है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, या लेट से मेल चाइल्ड के लिए कुछ वो कह रहे हैं, रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन। ठीक है। तो या तो खुद में किसी और पर्सन जिसमें अग्रीड इंटरेस्टेड। इकोनॉमिक अब्यूज क्या है कि डिप्राइव कर दो उसको कोई चीज, जैसे लेट से मैं अपनी वाइफ को कुछ पैसे नहीं दे रहा हूँ, कुछ सामान नहीं दे रहा हूँ, कुछ खाने पीने की चीजें नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। जिसको चाहिए, अग्रीड पर्सन को चाहिए होता है, इंक्लूडिंग बट नॉट हाउस होल्ड नेसेसिटी, चिल्ड्रन, या उसकी तरफ चिल्ड्रन को ग्रो करना। या दूसरी बात है हाउस होल्ड आइटम को डिस्पोज ऑफ करना, मूवेबल इमूवेबल, चाहे गाड़ी हो या कोई घर हो। ठीक है। बॉन्ड, शेयर। ठीक है। जिसमें अग्रीड पर्सन हैज एन इंटरेस्ट, तो अगर मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी वाइफ के शेयर बेच रहा हूँ और उसमें उसका इंटरेस्ट है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। मैं घर बेच रहा हूँ तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की वजह से उसमें इंटाइटेड है, दूसरे इकोनॉमिक अब्यूज। ठीक है। कोई प्रोहिबिट कर दिया मैंने कुछ यूज करने से, कुछ करने से, वो भी आएगा। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स, ठीक है, ये सब कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ चैप्टर 3 में आगे जो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर, तो कोई पर्सन जिसको रीजन टू बिलीव एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे लाइकली हो, तो भी दे सकते हैं टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 8 में देखिए कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है। एक और बात, कोई लाइबिलिटी सिविल क्रिमिनल नहीं आएगी, और जो कि पर्सन गुड फेथ में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट क्या है, ये जो भी लोग हैं पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई इंसिडेंट डीवी का हुआ है या होने वाला है, वो एग्रीड पर्सन को बताएगा। क्या बताएगा, हर राइट की ये तुम एप्लीकेशन दे सकते हो फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ, चाहे प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी रिलीफ या कॉम्पनसेशन ऑर्डर। ठीक है। या फ्री लीगल एड या अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपकी मदद के लिए हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं आपकी मदद के लिए। तो आपके राइट्स और आपके लिए क्या सरकार ने प्रोविजन किया आपकी मदद के लिए, वो सब आपको उनको बताना चाहिए। ठीक है। और ये भी बात, राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर आईपीसी 498 आईपीसी अगर रेलिवेंट है। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स क्या है, अग्रीव्ड पर्सन खुद से और मतलब कोई और उसके बिहाफ पे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर, अगर पर्सन शेल्टर होम को कहता है इसको रखने के लिए तो रखना पड़ेगा। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ये भी बात यहाँ पे विशाल होगा कि अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन या पीओ मींस प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब सेक्शन 8 आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक या एक से ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफिसर ईच डिस्ट्रिक्ट में, डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ केसेज आते हैं। जैसे राजस्थान में ज्यादा आते हैं तो उसके वहां पे ज्यादा आएंगे। ठीक है।
और ड्यूटी भी बताएगा जो कि करना हो चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉट नेसेसरली बट जनरली वुमेन होनी चाहिए। 9 ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक तो मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करें डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, आइदर डीआईआर बनाना है और उसको पास ऑन करना है मैजिस्ट्रेट को, या किसी सर्विस प्रोवाइडर को मतलब वो बोलना है टू इंश्योर दैट द अग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड, जो भी सर्विसेज है इस एक्ट के अंडर उनकी मदद उसको मिले, ठीक है। फ्री लीगल सर्विस एड भी मिले उसको, ठीक है। एप्लीकेशन करें, ये सब चीजें ड्यूटी सेक्शन 9 में। टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जिसके यहाँ डोमेस्टिक, जिसके यहाँ जो एग्रीड पर्सन या एनी पर्सन ऑन हर बिहाफ जा सकता है। उसके बाद एक सेफ शेल्टर होम हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। ये सब चीजें बाकी जेनेरिक चीजें हैं। यू द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। हमने बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफिसर हो सकते हैं, तो मैजिस्ट्रेट होगा वो उसके सुपरविजन में। सेक्शन 10 सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी आदमी अगर सोसाइटी बनाए जो कि रजिस्टर्ड हो, सारे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, या कंपनी बनाए जो कि रजिस्टर्ड हो, कंपनी एक्ट 2030। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, ठीक है। और ये इट शैल रजिस्टर विद द स्टेट गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है? एक तो डीआईआर रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब आप बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है, सर्विस प्रोवाइडर का काम। तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों में से किसी का भी काम है, हमें तो बहुत ज्यादा एवेन्यूज बनाने हैं ताकि जो एग्रीड पर्सन है जहां जाना चाहे वहां जा सके, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर से बड़ा होता है, तो कायदे से ये डीआईआर सर्विस प्रोवाइडर को बनाना चाहिए और फिर वो बाद में पीओ के पास भेज सकते हैं, पीओ डायरेक्ट करेगा कि एसपी बना सर्विस प्रोवाइडर, उसको मेडिकली एग्जामिन करेगा और एक कॉपी भेजे टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के यहाँ। अग्रीड पर्सन इज अपॉइंटेड, मतलब कि प्रोवाइडेड शेल्टर। फिर यहाँ पे बोला कि कोई सूट प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई करेंगे कोई सर्विस प्रोवाइडर के, ठीक है, जो कि गुड फेथ में काम करता है टुवर्ड द प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, वाइड पब्लिसिटी दो, पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन करो। जैसे हम ही देखें, मतलब हमारी जो पुलिस जुडिशरी है बहुत ही मतलब पेट्रियार्कियल है, कोऑर्डिनेशन करें बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट सेक्शन 12 चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। अग्रीव्ड पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, एप्लीकेशन कर सकता है मैजिस्ट्रेट फॉर रिलीफ। हम देखेंगे क्या रिलीफ के लिए, और ये सब मतलब ऑर्डर पास करने से पहले वो डीआईआर कंसीडर करेगा मैजिस्ट्रेट। उसके बाद ये जो रिलीफ सॉर्ट है, दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू राइट टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट या किसी और प्रोसीडिंग के लिए फॉर द डैमेजेस और द, लेकिन मैजिस्ट्रेट जो देखेगा और भी चीजें जो मिली हुई है उसका अकाउंट मिलेगा बिफोर पासिंग द रिलीफ ऑर्डर, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेट ऑफ करें मजिस्ट्रेट। अच्छा, कुछ इसको टाइम बाउंड बनाना है क्योंकि जल्दी होना चाहिए। फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग बियॉन्ड, मतलब 3 दिन से पहले ही करेगा जब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इंडेवर करेगा कि एप्लीकेशन डिस्चार्ज हो जाए बिटवीन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है। एंड नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग शैल बी गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि सर्व करेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है, एज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पोंडेंट एज डायरेक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। इसमें काउंसलिंग की भी फैसिलिटी दी हुई है, क्योंकि जनरली ये फैमिली का मैटर है, तो काउंसलिंग मीडिएशन चीजें सुलझ जाए ज्यादा अच्छी। तो सिंगली या जॉइंटली वो काउंसलिंग के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन काउंसलिंग के वो ये बोल रहा है कि जब मैजिस्ट्रेट ने काउंसलिंग का ऑर्डर दे दिया है तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months करना होगा, तभी तो आपको इनमें 60 days के भीतर खत्म करना है इसको मैजिस्ट्रेट को। तो इसे 2 months के भीतर काउंसलिंग के बाद भी ऑर्डर आप बुलाओ, ताकि अगर काउंसलिंग फेल हो गई है तो वहां पे लटके मत। वेलफेयर एक्सपर्ट का भी असिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है। किसी चीज को हो सकता है हम डोमेस्टिक वायलेंस के लिए समाज, लेकिन वो लड़की उसको आत्मसात कर लिया कि नहीं भाई ठीक है मेरे मतलब पति का, तो कैमरा में प्रोसीडिंग करवा सकता है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है मतलब जरूरी है तो। और एक और बात है, एवरी वुमन इन a shared household has the right to reside in the shared house में। एवरी वुमन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप या उसको राइट है शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने, ठीक है, चाहे उसके पास कोई टाइटल हो, इंटरेस्ट हो या नहीं, ठीक है। और अग्रीव्ड पर्सन को एविक्ट नहीं किया जा सकता है, स्टेप इन अकॉर्डेंस विद द, मतलब रिस्पोंडेंट को एविक्ट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट वो शेयर्ड हाउस होल्ड, इनफैक्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर जो हम सेक्शन 18 में देखेंगे, इट्स लाइक इंजंक्शन।
तो जैसे भी सेक्शन 18 आ गया, तो इसमें ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट को अपॉर्चुनिटी देगा मतलब क्लियर करने के लिए। और अगर प्राइमा फेसी लगता है कि नहीं भाई डीवी इधर हुआ है या लाइकली टू टेक स्टेट प्रोटेक्शन ऑर्डर की स्टॉप करेगा इंजंक्शन, कोई डीडी का एक्ट नहीं होना चाहिए, ईड या अबेटमेंट नहीं होना चाहिए, उस प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या जहाँ रहती है वहां नहीं जाना चाहिए, तो अगर स्कूल है चाइल्ड का तो वहां पे नहीं जाना चाहिए रिस्पोंडेंट को, किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेट करना या अटेम्प्ट करना कम्युनिकेट करने के लिए वो भी रोक सकता है। ठीक है, कोई एसेट आप एलिनेट नहीं कर सकते हो जिसमें उसके इंटरेस्ट है, वायलेंस टू डिपेंडेंट्स नहीं कर सकते हो, तो और भी सारे एक्ट के लिए मना कर सकते हैं। आगे देखते हैं रेसिडेंस ऑर्डर। अब रेसिडेंस ऑर्डर, अब शादी आप कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे पहले मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा अगर लेट से मैं लड़की हूँ, मेरे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो जब तक आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दोगे तब तक मैं वहां रहूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पे मुझे लोग मारेंगे। अब सपोज आप मुझे रहने, आपने मुझे प्रोटेक्शन दिया सेक्शन 18 में, सेक्शन 19 में मैं रहने चली गई, अब सेक्शन 20 में मैं रहूँ हूँ, तो अब मैं बोलूँ यार अब तो मुझे रहना है, तो मुझे कुछ पैसे वैसे चाहिए तभी तो मैं रह पाऊंगी, तो मैं मॉनिटरी रिलीफ मांगूंगी। अब जब मेरे पास पैसे आ गए तो फिर मेरा अगला क्या आएगा? मुझे बच्चे को रखना है, मैं कस्टडी रिलीफ मांगूंगी सेक्शन 21 में, और फाइनली कॉम्पनसेशन मांगूंगी कि इतना आपने दिक्कत किया उसको कॉम्पनसेशन दे दो। तो सेक्शन 19 बोलता है कि रेसिडेंस ऑर्डर देगा, रेस्ट्रेन करेगा रिस्पोंडेंट को फ्रॉम, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एलिनेट करने से प्रोटेक्शन ऑर्डर देता है कि इसको डिस्टर्ब मत करो, इसको एलिनेट मत करो। रिस्पोंडेंट को ये भी कह सकता है कि तुम शेयर्ड हाउस होल्ड से हट जाओ, ये तक कह सकता है, अग्रीड पर्सन को रहना है, रिस्पोंडेंट हट सकता है। ये बहुत ही, मतलब आप सोच सकते हैं एक तरीके से एक तरफा है, तो ठीक है, दिस इज द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर। और कायदे से ज्यादती होती भी थी, आपको इसको मिसयूज करने में, एलिमिनेट करने से रेस्ट्रेन करेगा, रिनाउंस नहीं करेगा, कोई रिनाउंस करेगा तो बाकी उसके साथ वो उसको भी रिनाउंस करना पड़ेगा, जो वाइफ रह रही है उसको भी हटना पड़ेगा। डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर सेम लेवल, ये सब छोड़ो। प्रोवाइडो क्या है? इन नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन विद वुमन। तो अभी हमने देखा रिस्पोंडेंट में अडल्ट मेल होना जरूरी नहीं है, हो सकता है अपने साथ के अगेंस्ट। तो अगर मैं एक लड़की को बचाने के लिए दूसरे लड़की को घर से बाहर कर दिए तो गलत बात है। ठीक है, तो देखिए अब ये लाइन भी बताती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो रैशनल है वो वहां पे गलती थी, वहां पर अडल्ट मेल का जरूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आप ऑलरेडी किसी लेडी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, तभी तो मतलब यहाँ पे प्रोवाइजर दिया गया कंडीशनल कंडीशन। ये सब जनरल कंडीशन है। अब मॉनिटरी रिलीफ पे आते हैं। तो मॉनिटरी रिलीफ किस लिए? टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड और लॉसेस सफर्ड बाय द अग्रीड पर्सन ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, मेंटेनेंस फॉर द अग्रीड पर्सन एज वेल एज चिल्ड्रन फैमिली। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू बी द अग्रीड पर्सन इज अकस्टम। तो आपको मतलब मॉनिटरी रिलीफ, आप जो कॉम्पेंसेशन वो मांगते हैं, मेंटेनेंस वगैरह, वो आपके यहाँ सेक्शन 20 में भी मिल सकती है, डीवी एक्ट। ठीक है, और लमसम दिलवा सकता है। मैजिस्ट्रेट एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कर सकता है डायरेक्टली टू पे टू द अग्रीड पर्सन और डिपॉजिट विद द कोटा पोर्शन ऑफ द सैलरी डेट टू टू द अग्रीड टू द क्रेडिट ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, बाकी जब जनरल चीजें, कस्टडी ऑर्डर, अपने टेम्पररी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड। ठीक है, और अग्रीड पर्सन, और देखो प्रोविजो क्या है? मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अगर विदिट रिस्पोंडेंट का हार्मफुल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड और द चिल्ड्रन, द मैजिस्ट्रेट रिफ्यूज करेगा। अग्रीड पर्सन के इंटरेस्ट के लिए नहीं। मैं तो अगर मैं, मेरी वाइफ अगर मेरे में हमारे में तकरार हो गया तो वो तो हमेशा चाहेगी मैं मिलने ना जाऊँ, तो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखा जाता है। कॉम्पनसेशन ऑर्डर फाइनली direct the respondent to pay compensation and damages for the injuries and torture and emotional distress caused by the act of domestic violence। ठीक है, अच्छा सेक्शन 23 क्या है? इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर भी मिल सकता है। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड है मैजिस्ट्रेट कि हाँ भाई कुछ एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या लाइकलीहुड है, इंपॉर्टेंट है लाइकलीहुड पे। कोर्ट फ्री कॉपीज देगा, किसको किसको देगा? एक तो दोनों पार्टी को देगा, पुलिस ऑफिसर को देगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा, सर्विस प्रोवाइडर को देगा। ठीक है, और दो तरह के सर्विस प्रोवाइडर, एक जो सर्विस प्रोवाइडर जिसके लोकल लिमिट में डीबी हुआ है, और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जो कि रजिस्टर्ड, मतलब जिसने डीआईआर रजिस्टर किया। ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर, अब यहाँ पे इसके जो ऑर्डर हैं वो जब तक कि अग्रीड पर्सन खुद डिस्चार्ज की एप्लीकेशन, वो खुद बोले भाई रिस्पॉन्डेंट को डिस्चार्ज कर दो, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्डेंट खुद से डिस्चार्ज की एप्लीकेशन नहीं होता। तो क्या रिस्पॉन्डेंट के हाथ बंधे हुए हैं? जी नहीं। रिस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन ला सकते हैं कि देखो भाई आपने जिस सिचुएशन में ऑर्डर किया था वो सिचुएशन बदल गई,
अब वो कमा रही है तब उसका आप मॉनेटरी रिलीफ कम कर दो, या अब वही मुझे मार रही है तो आप मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर दो। ठीक है। रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। अभी हमने देखा, आप बोलिए, अभी हमने देखा कि आप अपना मेंटेनेंस इसमें मांग सकते हो, एचएमए में मांग सकते हो, सीआरपीसी 125 में मांग सकते हो, तो आप बाकी सारी लीगल प्रोसीडिंग में भी मांग सकते हो। और बस आपको ये क्या आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मैजिस्ट्रेट को इस ऑर्डर पास करने से पहले, सो दैट वो मतलब उसको अकाउंट में ले सके, वहां पे सेट ऑफ की बात नहीं। jurisdiction, जहाँ पे अग्रीड पर्सन टेम्पररी और परमानेंटली डिसाइड करता है, कैरीज ऑन बिजनेस और इज एम्प्लॉयड, रिस्पोंडेंट रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। यहाँ पे टेम्पररी की बात नहीं हो रही, तो रिस्पोंडेंट, चूंकि एक्सक्लूसिव वाला जो प्रिंसिपल है, अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो जहाँ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्सक्लूडेड है, तो अगर रिस्पोंडेंट के परमानेंट रेसिडेंस की बात करनी थी, मेरा इंटरप्रिटेशन। कॉज ऑफ एक्शन जहाँ हुआ है, मतलब डीबी जहाँ हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब इट्स अ सिविल टाइप की चीजें हैं, यहाँ पर उसको क्रिमिनल मतलब रेमेडी दी गई है, सो दैट इसका डर बना। प्रोसीजर सीआरपीसी का फॉलो होगा। आप बताइएगा, ये आपके लिए छोड़ते हैं, समन प्रोसीजर फॉलो होगा, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल या सेशन में ट्रायल। ठीक है। 29 में अपील होगा, अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा फ्रॉम द मतलब विद इन 30 days। ठीक है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट होगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 आईपीसी। ठीक है। और shall as far as practicable, जो ऑफेंस है अंडर सब सेक्शन में, सॉरी सेक्शन 31 अभी देख रहे हैं, कि अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने दिया और उसका ब्रीच हो गया है तो आपको 1 साल की मैक्सिमम सजा और 20,000 तक का फाइन देना पड़ेगा। और इस उसी मैजिस्ट्रेट के यहाँ लाएंगे जिसने ट्राई किया था। यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे उसका कंटेम्प्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। कंटेम्प्ट, आप उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किए। ठीक है। प्रीमियम चार्जेस मैजिस्ट्रेट 498 सीपीसी को भी देख सकते हैं और डाउरी एक्ट को देख सकते हैं। कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। ठीक है। द ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 क्या है, कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल। तो जो ओरिजिनल पेरेंट डीबी एक्ट जो है, वो ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है नॉन वेलेबल, वो नहीं कुछ बोल रहा है। इनफैक्ट वो तो एक तरीके के सिविल ऑफेंस मान रहे हैं, कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं। लेकिन आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर जो दिया है मजिस्ट्रेट ने, उसको आपने वायलेट किया है, तो उसको ये बोल रहा है कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल। आप डिफरेंस समझिए। पेनाल्टी फॉर नॉन डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये भी है। मतलब अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर अच्छे से तो उसको 1 साल तक पनिशमेंट या 20,000 तक। ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक तो लिख रहा है कि कोई गुड फेथ में अगर कुछ किया है तो कोई उस पर प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन नहीं है। सॉरी, पहली बात तो ये प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अब वैसे भी पब्लिक सर्वेंट है तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का अगेन बिना कुछ नहीं प्रोसीडिंग लाई करेगी। और आगे देखते हैं वो जो वाली जो मैं बोल रहा हूँ। और ये एक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब इसका हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा बाकी एक्ट के साथ। इट्स नॉट दैट कि इट्स नॉन ऑब्स्टैंडिंग क्लॉज। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी ऐसा नहीं कि इसको इसने हटा दिया, दोनों को हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, तो नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस, और वो नोटिफिकेशन लेइंग प्रोसीजर है सबसे लास्ट जो देखेंगे सेक्शन 37 के टू में, कि आप 30 दिन तक ले डाउन करोगे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आइदर इन दिस सेशन और कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेशन। और इन दोनों सेशन, जैसे मैं भी दिखा देता हूँ, और इन दोनों सेशन में अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने दोनों मिलकर बोला कि ये रूल आप बदलना चाहिए या हटना चाहिए, तो वो ऐसा कर, तो उसका इफेक्ट तभी होगा जब रूल हट जाए या बदल जाए। लेकिन जो पहले जो एक्ट हो चुके हैं उस रूल के अंदर वो बचे नहीं। ठीक है। अब इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने के लिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन ऑफिसर। हर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। ऐसा नहीं कि विमेन की प्रोटेक्शन यूपी में बढ़िया होगी, बिहार में खराब होगी। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, फॉर्म और डीआईआर का मैनर। ठीक है। एप्लीकेशन किस फॉर्म में जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, ये सब चीजें बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेटिव एक्ट के साथ। बाय बाय एंड एंजॉय इट।